बायोलॉजी को देख रहे थे, लेकिन बायोलॉजी में हमने ऑनलाइन भी पढ़ाया है, लेकिन प्रयास करेंगे फिर आप लोगों का रिवीजन कराने का, क्योंकि आपका थोड़ी सी उपस्थिति और बढ़ जाए। तो जो भी बायोलॉजी जहाँ से मैंने रोका था वहीं से पुनः शुरू करूँगा, लेकिन कुछ पॉइंट आगे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग उसमें ऑनलाइन भी पढ़े होंगे तो उनका कम से कम कंप्लीट हो जाए। हम लोग देख रहे थे मुख्य रूप से मांसपेशियों के बारे में, पेशी तंत्र के बारे में। पिछले बार पेशी तंत्र चल रहा था कि क्या चल रहा था? नर्वस सिस्टम के बारे में बातें कर रहे थे। नर्वस सिस्टम है क्या, नर्वस सिस्टम में कैसे कार्य करता है, इस पर हम बातें करें। तो ये पूरा जो शरीर है एक सूचनाओं का इंटरनेट का जाल है। जैसे इंटरनेट होता है, नेट होता है, उसी तरह यहाँ पर भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और इन सूचनाओं का जो जाल होता है, वो सूचनाओं का जाल किसके द्वारा फैला होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा फैला हुआ है। और ये नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, उस इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। उस इकाई को किस नाम से जाना जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। और यही न्यूरॉन या नर्व सेल शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कई बार ये पूछा जाता है लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन होती है, नर्व सेल होती है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है, नर्व सेल होती है। तो यहाँ पे न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में हम बातें करेंगे, नर्व सेल के बारे में हम बातें करेंगे। तो देखते हैं, न्यूरॉन, इसी को नर्व सेल कहा जाता है। ए में नोट कर ले, यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। दूसरा पॉइंट है, न्यूरॉन को ही नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन को ही तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है, तंत्र की इकाई कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। आगे नोट कर ले, तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर का सूचना तंत्र होता है, शरीर का सूचना तंत्र होता है। अब यहाँ पे देखें, इस शरीर का सूचना तंत्र कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? ये हेड है। इसी हेड से शरीर का जितना भी टेम्परेचर है, भूख है, आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, या फिर जो भी काम होते हैं, ये सब कुछ इस हेड से ही कंट्रोल हो रहा है। इसी हेड में देखा जाए तो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, और इसी में देखा जाए तो अन्य भाग है, और उनसे पूरे शरीर का कंट्रोल छुपा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, एक सवाल पूछा जाता है कि शरीर में ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? शरीर में ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है, शरीर में ताप का नियंत्रण देखा जाए तो वह हाइपोथैलेमस करता है। श्वसन है, आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। आप उसमें तभी, जैसे आप योगा करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं,
तभी आप सांस को रोक पाते हैं। अन्यथा सांस निरंतर चलती रहती है, तो सांस किसके द्वारा छोड़ा जाता है, किसके द्वारा रोकने का कार्य किया जाता है, इस पर भी हम देखें तो हाइपोथैलेमस ही करता है। श्वसन पर भी कंट्रोल करता है। आपको भूख लगती है, खाना खाते हैं, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, ये सब कुछ देखा जाए तो ये थैलेमस के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखें कुछ इच्छाएं होती हैं जिस पर कंट्रोल होता है, जिसे ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है। कुछ ऐसी होती हैं जिस पर इच्छाओं का कंट्रोल नहीं होता है, जिसे अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है, वोलेंट्री एंड नॉन वोलेंट्री। जो अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है जिस पर इच्छाओं का नियंत्रण होता है, अनैच्छिक क्रिया है जिस पर इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है। जैसे आप बढ़िया खाना देख लें तो आपके मुंह से लार टपकने लगता है, मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। अब वो अनैच्छिक क्रिया है, उस पर आप इच्छाओं का नियंत्रण नहीं लग सकते। उसके बाद आँख के सामने अगर कोई टार्च जला दे, अचानक रोशनी आ जाए तो आंखें बंद हो जाती हैं, या जैसे झटका लगता है आंखें बंद हो जाती हैं। ये भी अनैच्छिक क्रिया है, उस पर इच्छाओं का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ पे दो तरह की क्रियाएं भी हो जाती हैं, एक को ऐच्छिक और एक को अनैच्छिक कहा जाता है। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक में क्या अंतर है, इस पर भी बातें करेंगे, तो नोट कर लेते हैं आगे। तंत्र लगभग मस्तिष्क के कई भागों से नियंत्रित होता है। मस्तिष्क के कई भागों से नियंत्रित होता है, तथा इस मस्तिष्क के अनेक भाग होते हैं, अनेक भाग होते हैं जिनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, कार्य भी अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे पहला है होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है, इस पर बातें कर लें। यही चेतना और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। जो मेमोरी बढ़ती जाती है वो सेरेब्रम का ही योगदान है। यही स्मरण शक्ति को बढ़ाने का भी काम करता है, या फिर यही व्यक्ति को पहचान करवाता है। जैसे आप पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद भी जैसे परीक्षा आता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव में लगा लेते हैं। ये सब कुछ सेरेब्रम का कमाल है। सेरेब्रम का कमाल है, जैसे ये क्या करता है, जैसे उस चीज़ को देखता है वह तुरंत तंत्रिका एक्टिव हो जाती है कि मैंने इसको पहले पढ़ा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है, और तुरंत वहाँ पे आप क्या करते हैं, सही का निशान लगा जाते हैं। तो ये सेरेब्रम का ही कमाल है, मुख्य रूप से सेरेब्रम का ही योगदान है। यहीं पर देखते हैं सेरेब्रम, नोट कर ले। सेरेब्रम यह है बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति का केंद्र बिंदु है, और स्मरण शक्ति का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है। आगे नोट कर लें। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण तथा समन्वय यहीं से होता है। विश्लेषण तथा समन्वय यहीं से होता है।
ए पर नोट कर ले। यह ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण भी रखता है। ऐच्छिक पेशियों पर जो इच्छाओं से संचालित होती हैं, पेशियों पर नियंत्रण भी रखता है। आगे नोट कर ले। यही त्वचा के स्पर्श, यही त्वचा के स्पर्श तथा दर्द को भी महसूस करता है। पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो उस पूरे शरीर के दर्द को महसूस करने का कार्य यही करता है। यह पूरे शरीर के दर्द को महसूस भी करता है। महसूस भी करता है। आगे देखते हैं अगला है थैलमस के कार्य। आगे थैलमस के क्या कार्य होते हैं इस पर भी बातें करते हैं। थैलमस मस्तिष्क का एक भाग है थैलमस, और थैलमस में देखा जाए तो ये ठंडा और गर्म को पहचानता है। ये भी नोट कर ले। थैलमस है ठंडा और गर्म को पहचानता है, या पहचानने की क्षमता रखता है। उसके बाद देखते हैं हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस के कार्य। हाइपोथैलमस को इंपॉर्टेंट कर ले, कई बार पूछा जाता है। ये भूख, प्यास, ताप, प्यार और घृणा, इन सब पे कंट्रोल करने का काम यही हाइपोथैलमस करता है। ये मस्तिष्क में ही है। ये भी नोट कर ले स्टारना के। हाइपोथैलमस के द्वारा ही भूख है, प्यास है, ताप नियंत्रण है, ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे, पूछा जाता है। प्रीलिम्स के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भूख है, प्यास है, ताप नियंत्रण, प्यार, जो प्यार उत्पन्न करता है यही, प्यार, घृणा इत्यादि का केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु होता है। इसी के द्वारा रक्त के दाबे, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी इत्यादि का नियंत्रण करता है। गुस्सा, खुशी इत्यादि का नियंत्रण करता है। आगे देखते हैं अगला है सेरिबलम। सेरिबलम का काम क्या होता है? सब ये हेड के पार्ट हैं। सेरिबलम, उसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा, उस पर भी बातें करेंगे। पहले नोट कर ले सेरिबलम, एम नोट कर ले। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर
ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। तथा यह कान के संतुलन भाग से, कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है, संवेदनाएं ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। आगे देखते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा के कार्य। मेडुला ऑब्लंगाटा के कार्य। मेडुला ऑब्लंगाटा, फिर डालेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा। इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये पूछा जाता है, ये भी मस्तिष्क का ही भाग है। मेडुला ऑब्लंगाटा ये मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है। ये जो भाग है जो निकला हुआ होता है ये मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। इस मेडुला ऑब्लंगाटा के कार्य क्या क्या हैं इसको देखते हैं, नोट कर ले। मेडुला ऑब्लंगाटा के कार्य यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, पीछे का भाग होता है। इसके द्वारा ही उपापचय मेटाबॉलिज्म का भी ये कार्य करता है। इसी के द्वारा मेटाबॉलिज्म, उपापचय, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जिसे बीपी आप कहते हैं, बीपी डाउन हो जाता है, अधिक हो जाता है, यही से होता है। रक्तदाब, आहार नाल में संकुचन, क्योंकि आहार नाल सिकुड़ता है, फैलता है। आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में कंट्रैक्शन, संकुचन। ग्रंथि स्रावे, ग्रंथि स्रावे तथा हृदय के धड़कनों का नियंत्रण करता है, हृदय के धड़कनों का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। अब यहाँ पे हम बातें करें, दूसरा है और वो है मेरु रज्जु का कार्य। मेरु रज्जु, इसी को स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। स्पाइनल कार्ड, मेरु रज्जु, स्पाइनल कार्ड, ये नोट कर लें। मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग ही मेरु रज्जु बनाता है। मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग ही मेरु रज्जु बनाता है, मेरु रज्जु बनाता है। मेरु रज्जु का अंतिम सिरा, मेरु रज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है, एक
पतले सूत्र के रूप में होता है। आगे नोट कर लें, मेरुरज्जु के कई कार्य होते हैं। जो स्पाइनल कार्ड है, यही स्पाइनल कार्ड है। इसी स्पाइनल कार्ड के माध्यम से सब कुछ होता है शरीर में। जब आपको यूरिन लगती है तो अलार्म होता है, भूख लगती है या कई चीज़ें होती हैं, सबके अलार्म होते हैं। वो सब कुछ इसी स्पाइनल कार्ड के द्वारा होता है। ये स्पाइनल कार्ड, ये है रीढ़ की हड्डी। अगर इसमें बाय द वे थोड़ा सा भी अलग हो जाए तो आपके कई सिस्टम, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, यूरिन आना बंद हो जाएगा, तमाम तरह के लीवर किडनी काम करना बंद कर देंगे। ये इस तरह के यहाँ पे जुड़ाव है, इस तरह का कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन है या जुड़ाव है। यहीं पर देखते हैं, ये नोट कर ले स्टारना के मेरुरज्जु के दो प्रमुख कार्य होते हैं। मेरुरज्जु के दो प्रमुख कार्य होते हैं। कार्य होते हैं, ये भी नोट कर लें। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। नियंत्रण एवं समन्वय करता है। दूसरा पॉइंट है, यह मस्तिष्क के आने जाने वाले आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। उद्दीपनों का संवहन करता है। संवहन करता है। उद्दीपनों का संवहन करता है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, पहला है प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये नोट कर लें, मनुष्य के दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं अकस्मात किसी बाह्य उद्दीपन के फलस्वरूप
बिना मस्तिष्क की जानकारी के हो जाती है, मस्तिष्क के जानकारी के हो जाती है। हो जाती है जैसे अचानक सर्प को देखने के बाद पीछे हट जाना। जैसे अचानक आपके सामने सर्प आ जाए तो आप माइंड थोड़े सोचेगा कि क्या करना चाहिए हमको, वो तुरंत आप पीछे एकाएक आप हट जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। एकाएक पीछे हट जाना। दूसरा, नाक में किसी पदार्थ के घुसते ही छींका आ जाना। जैसे आप देखते होंगे कोई भी, जैसे बहुत लोग एलर्जी टाइप का होता है, उनको ज़्यादा सेंट लगा लेते हैं, अब वो छींकना शुरू कर देते हैं। या तंबाकू जैसे कोई पीटता है, अगल बगल वाले लोग छींकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नाक में जाएगा, चुभेगा, छींक आएगी। अब उस पर मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होगा, मस्तिष्क कहेगा कि छींक दो। बहुत लोग कहते हैं छींक दो एक बार, छींक ही नहीं पाते हैं लोग। बहुत लोग क्या होता है, वो छींक आके अटक जाता है, अब कर रहे हैं, छींक ही नहीं निकल रही। तो वहाँ पे इच्छाओं का नियंत्रण नहीं है। नाक में किसी पदार्थ के घुसते ही छींक का आ जाना। बढ़िया भोजन को देखकर मुंह में पानी का आ जाना। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, पूछा जाता है। देखकर मुंह में पानी आ जाना। धमाका या गाड़ी के हॉर्न को सुनकर अचानक चौंक जाना। बहुत लोग क्या होते हैं, अचानक हॉर्न सुना गाड़ी का, चौंक जाते हैं। धमाका हो गया तो बहुत डर जाते हैं लोग। अचानक चौंक जाना। किसी घर में वस्तु पर हाथ की उंगली पकड़ जाने से, किसी घर में वस्तु पर हाथ की उंगली पड़ जाने से हाथ हटा लेना। हाथ हटा लेना। आगे नोट कर ले, ये सभी क्रियाएं मेरु रज्जु से नियंत्रित होती है। स्पाइनल कार्ड, ये सभी क्रियाएं मेरु रज्जु से, स्पाइनल कार्ड से नियंत्रित होती हैं। आगे नोट कर लें। दूसरा पॉइंट है, संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरु रज्जु में लाना। तथा मेरु रज्जु से प्राप्त तंत्रिका कोशिकाओं को
ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाना, ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाने का कार्य प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। कार्य प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया में संवेदना, इस क्रिया में संवेदना तथा आदेशों का वहन, आदेशों का वहन 130 से 200, 130 से 200 मीटर प्रति सेकंड की दर से होता है। मीटर प्रति सेकंड की दर से होता है। दर से होता है। तो इस तरह हमने बातें किया तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब इससे तंत्रिका तंत्र में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी आपको इल्यूजन हो जाता है, भ्रम। भ्रम जानते हैं आप लोग, विर्गो उसी से बना है। अब इसमें क्या होता है, भ्रम में क्या होता है, जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं, अचानक आपके मन में आया कि सर्प यहाँ पे रहता है। आप एक पत्ती को देख लो या एक रस्सी को देख लो तो आपको लगेगा कि वही सर्प बैठा हुआ है। वो भ्रम हो जाता है। अब भ्रम के मारे न तो आप आगे बढ़ते हैं न पीछे हटते हैं। कभी कभी होता है ऐसा, गांव में होता होगा, जब आप कहीं खेत खलिहान में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे सर्प है। अब वो रस्सी हो या कोई लंबा गन्ना का पत्ती पड़ा हो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सर्प बैठा हुआ है। अब वो एक भ्रम हो गया। अब भ्रम के कारण जब तक आप छू नहीं लेते तब तक आपको डर एक बना रहता है। ये व्याधियाँ इस नर्वस का ही है। उसके बाद अनिद्रा, जो बहुत लोगों को नींद नहीं आती है रात्रि में। दिन में तो आएगा ही नहीं, रात में भी नींद नहीं आएगा। वो अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। उस अनिद्रा के शिकार में भी तंत्रिका तंत्र का ही दोष है। अनिद्रा में भी तंत्रिका तंत्र का ही दोष होता है। उसके बाद यहाँ पर देखें, एक है हंटिंगटन रोग। हंटिंगटन, ये हंटिंगटन डिजीज क्या होता है, हंटिंगटन रोग क्या होता है? ये न्यूरो से संबंधित रोग होता है। न्यूरो से संबंधित रोग होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये न्यूरो से संबंधित रोग होता है जो क्या होता है, चलता रहता है। यहाँ पे हम बातें कर ले तो ये क्या होता है, ये खराब जीन के कारण उत्पन्न होता है और खराब जीन हो जाने के बाद ये उत्पन्न हो जाता है। इसमें आखिर होता क्या है, इसमें थोड़ा सा भावनात्मक रूप से परेशान रहते हैं लोग, दिमागी रूप से परेशान लोग रहते हैं। वो हमेशा एक तरह से पागलपन का या घबराने का या तो फिर भावावेश में आने का, एक तरफ से पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता रहता है। उसके बाद एक और रोग होता है जिसे अल्जाइमर कहा जाता है। अब ये अल्जाइमर रोग क्या होता है, इस पर भी हम बातें करेंगे। अल्जाइमर रोग क्या होता है कि इसमें मस्तिष्क की क्षमताओं का ह्रास हो जाता है। व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो एक तरह से काम करना बंद कर देता है। उसके मस्तिष्क में काफ़ी हरासमेंट आ जाता है, जिसके कारण उसके याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। वो पता चला कि पेन अपना ही पॉकेट में खोसा है और पूरा पॉकेट में पूरा कमरा खोज डाला कि पेन है कहाँ पे। वो धीरे धीरे अल्जाइमर के है, वो 40 के ऊपर ज़्यादातर बढ़ने की संभावना रहते हैं। पता चला कि बहुत एक गांव के ऐसे लोग हैं जो हाथ में एक हंसुआ लिए हैं, मतलब काटने वाला, और गांव भर खोज डालते हैं कि हमारा लेके आए हो कि नहीं आए हो, हमारे लेके आए हो कि नहीं। फावड़ा कंधा पर लेके घूम रहे हैं।
तो वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत फिट हैं, वो काम कर रहे हैं लेकिन अल्जाइमर के शिकार हो गए हैं। इसलिए क्योंकि वो अपना ही फावड़ा अपने कंधे पे रखे हैं और ढूंढ रहे हैं गांव भर। वो भूल गए हैं कि कंधा पर ही फावड़ा है, लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने दिया है, अब हमें याद नहीं आ रहा है, इसलिए गांव भर मांगते रहते हैं कि हमारा फावड़ा है, हमारा फावड़ा है। तो ये अल्जाइमर रोग है। ये इस तरह के अल्जाइमर रोग वैज्ञानिकों में भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखें एक और है मिर्गी रोग। मिर्गी जानते हैं, लिप्सी। ये मिर्गी रोग में क्या होता है कि वो अचानक उत्पन्न होता है। पूरा व्यक्ति शरीर को तोड़ ऐंठना खींचना शुरू कर देता है और उसके बाद अचानक वो गिर पड़ता है, और गिर पड़ने के बाद लगता है कि पूरा उसका हार्ट वोट काम नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। कुछ देर के बाद वह फिर फिट हो जाता है, फिर चलने लगता है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि दांत बंद हो जाता है, उसको दांत खुलवाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि चमड़ा का जूता सुंघा देने से वो ठीक हो जाता है, कुछ देर तक ठीक हो जाएगा। फिर वो लिप्सी रोग होता है, मिर्गी रोग होता है, जिसमें व्यक्ति बेहोश होकर अचानक गिर जाता है, कहीं पर भी बेहोश होकर गिर जाएगा। उसके बाद है पार्किंसन रोग। अभी पार्किंसन रोग क्या है? ये तंत्रिका तंत्र का एक जीर्ण रोग है। तंत्रिका तंत्र का एक जीर्ण रोग है जो लगभग 50 के आसपास होता है। चूँकि सबसे पहले ये पार्किंसन में देखा गया था, इसी कारण से पार्किंसन रोग कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है? आप देखते होंगे बहुत लोग जैसे 50 के ऊपर हुए, हाथ ऐसे कांपने लगता है, हाथ है पैर कांपने लगता है, कहीं खड़ा हुए कोई डांट दिया तब भी हाथ पैर कांपने लगता है। वो डांटने का क्या, वो उनका एक हैबिचुअल बन जाता है, वो हाथ पैर कांपने का। वही रोग है पार्किंसन रोग कहा जाता है, पार्किंसन रोग कहा जाता है। उसके बाद लकवा, जिसे आप पैरालिसिस कहते हैं। ये पैरालिसिस भी इस तंत्रिका तंत्र का ही रोग है, जिसमें नाड़ी तंत्र काम ही करना बंद कर देता है, जिसके कारण एक तरफ जब लकवा मारा तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी क्या हो जाती है, वो पूरा एक तरह से बेकार हो जाता है। पूरा एक तरफ से वह अंग क्या होता है, बेकार हो जाता है। उसके बाद दूसरा है और वो है जिसे मस्तिष्क शोध रोग कहा जाता है। मस्तिष्क शोध रोग भी एक तरह से देखा जाए, माइंड में धीरे धीरे बेहोशी शून्यता आने लगती है। तो ये सब कुछ जो रोग है ये तंत्रिका तंत्र से ही जुड़ा हुआ है। तो एक एक रोग के बारे में, उसके लक्षण के बारे में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में बातें करते चलते हैं। तो हिंट डाल लेते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये भी नोट कर लें। मस्तिष्क एवं तंत्रिका संस्थाने सारे व्यक्तित्व एवं शरीर के अवयवों को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। तथा इसकी छोटी समस्याएं तो बहुव्याप्त रहती हैं। किंतु गंभीर समस्याएं अपेक्षाकृत कम मिलती हैं।
कम मिलती हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले भ्रम, इल्यूजन, भ्रम है पढ़ाते पढ़ाते हमें भी भ्रम हो गया। अब हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया, यानी कि नहीं है। भ्रम, वर्टिगो, भ्रम, वर्टिगो, ये भी नोट कर लें। यह ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को अक्षम कर देती है, व्यक्ति को अक्षम कर देती है। यह मुख्य रूप से कान से जुड़े, जो कान से जुड़ा हुआ लैम्बिरिथ है, यहीं से भ्रम उत्पन्न होता है, कान से। यह है कान से जुड़े संतुलन अवयव लाबिरिंथ है, लाबिरिंथ से संबंधित होती है, संबंधित होती है। यह उल्टी, कान दर्द तथा पेट की समस्याओं से जन्म लेता है, समस्याओं से जन्म लेता है। आगे नोट कर लें। जीर्ण रोगियों में निदान एवं, जीर्ण रोगियों में निदान एवं चिकित्सा दोनों ही मुश्किल एवं असंतोषजनक है, दोनों ही मुश्किल एवं असंतोषजनक है। असंतोषजनक है। आधुनिक औषधियाँ, आधुनिक औषधियाँ बहुत अच्छा तथा तात्कालिक आराम देती है, तात्कालिक आराम देती है, किंतु अधिकांश में समस्याएं बनी रहती हैं, समस्याएं बनी रहती हैं। आगे देखते हैं अनिद्रा। अनिद्रा अनिद्रा, इंसो, अनिद्रा, इंसोमेनिया, अनिद्रा, ये नोट कर ले। थके शरीर एवं मस्तिष्क को, थके शरीर एवं मस्तिष्क को पुनः सक्षम बनाने के लिए, पुनः सक्षम बनाने के लिए उचित निद्रा की आवश्यकता होती है, उचित निद्रा की आवश्यकता होती है।
ये भी नोट कर ले। नवजात शिशु लगभग 15 से 20 घंटा सोता है। आप देखते होंगे छोटे बच्चे जब होते हैं तो 15 से 20 घंटा सोते ही मिलेगा। नवजात शिशु 15 से 20 घंटा सोता है, जबकि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में 4 से 5 घंटा नींद आती है। 60 वर्ष के ऊपर के लोगों में 4 से 5 घंटा नींद आती है। ये भी नोट कर लें। नींद लेना अति आवश्यक है, इसीलिए नींद नहीं आने पर लोग औषधियों का सहारा लेते हैं। आजकल लोग नींद नहीं आता है तो किसका सहारा लेते हैं? औषधियों का सहारा लेते हैं। औषधियों का सहारा लेते हैं। बाकी हम लोग बातें कल करते हैं, बाकी अल्जाइमर और अन्य रोगों के बारे में।